जी, अस्सलाम वालेकुम। Again, myself, Rao Mubashir, here, new lecture, and we have discussed about the World War One and after effects, especially the rise of fascism and its features on European soil, और उसके बाद जो लीग ऑफ नेशन इटसेल्फ बनती है, उसका स्ट्रक्चर और उसकी स्ट्रेंथ्स और उसकी वीकनेसेस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ मूविंग ऑनवर्ड टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि इसी के साथ, इन्हीं टॉपिक्स के साथ कनेक्टेड है। आज हम इस टॉपिक को जरा डिस्कस करेंगे एंड ऑल दीज टॉपिक्स आर कनेक्टेड। अगर आपने एक भी आइसोलेटेड करके टॉपिक देखते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपको इसको उस लेवल पर ग्रैस्प करने की, उस लेवल पर वो लेक्चर है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to discuss some facts about the Second World War. ये लड़ी गई 1939 से 1945 तक, और दिस वाज द वॉर जिसके अंदर हिटलर और मुसोलिनी, जो कि अभी हम लास्ट लेक्चर में फाशिज्म और उसके फीचर्स को डिस्कस कर चुके हैं, फाशिज्म और नासिज्म के, तो वो इसी वॉर के अंदर हमें नजर आते हैं। और जो हिटलर की पॉलिसीज थी, फॉरेन पॉलिसीज और उसके जो एम्स थे, वो इसी वॉर के अंदर हमें नजर आते हैं। क्विकली हम फैक्ट्स को देखते हैं। बेसिकली उसी तरह डिवाइडेड थे टू पावर्स एलाइज ऑन एक्सिस। एक्सिस पावर के अंदर जर्मनी, जापान और इटली। बाद में इटली ने जो है वो विड्रॉ कर लिया था, तो मेजर जर्मनी और जापान थे। और जो एलाइज थे वो कौन है? आपके ब्रिटिश, आपका फ्रांस और सोवियत यूनियन। ठीक है। सो डेट वॉज कि जो हमारी ग्रेट पावर्स हैं यूरोपियन स्टाइल की, वो कौन सी है? और इसमें कंट्रीज आप देख लें कि मोर देन 30 कंट्रीज एंड ओवर 100 मिलियन पीपल, कोई 10 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें शामिल थे। और इसी के अंदर ऐसे ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे कि होलोकॉस्ट, क्योंकि ये एक टोटल वॉर थी जिसके अंदर आप कोई भी कंट्री जो है वो अपनी इकोनॉमिक, मिलिट्री, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, हर तरह की कैपेबिलिटी जो है वो यूज करता है टू विन द वॉर। इसको टोटल वॉर कहते हैं। ठीक है। तो इस वॉर के अंदर फिर ये इवेंट्स हमें इसी में मिलते हैं कि हॉलोकॉस्ट वगैरह के इवेंट्स, कंसंट्रेशन कैंप के, और फिर जो आफ्टर द एंट्री ऑफ यूएसए इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया जाता है हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर 6 और 9 अगस्त को, तो वो उससे जो 50 मिलियन टू 80 मिलियन कैजुअल्टीज होती हैं वो भी, और इसके अलावा और मिलियंस लोग जो उसमें मरते हैं, इसमें डिजीज से भी फिर लोग मरते हैं। तो दैट वाज अ क्विक फैक्ट जो एक बर्ड आई व्यू से आपको पता चाहिए कि इसकी क्या कंडीशन थी। नाउ हमने इसको बेसिकली डिस्कस करना है, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके साथ मिलाकर इसको कनेक्ट करना है कि इसमें क्या वजह बनी कि ये वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ इनको जाना पड़ा। दिस इज अ शॉर्ट टाइमलाइन कि किस तरह इन्वेजन स्टार्ट हुई। ये आपको वैसे बाद में देखनी चाहिए, पहले हम उसकी कॉजेज को देख लेते हैं। ठीक है। ये एक शॉर्ट सी टाइमलाइन काइंड ऑफ आप देख सकते हैं। अच्छा, नाउ जो बेसिक टॉपिक है हमारा, दैट इज मेजर कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। हुजूर, हम कुछ कॉजेज तो अपने लेक्चर ऑन वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर भी, और जब हम लीग ऑफ नेशन डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर हमने काफ़ी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि हाउ इटसेल्फ द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स एंड लीग ऑफ नेशन की फॉर्मेशन, और उसके बाद जो कुछ हुआ जर्मनी के साथ, उसमें इट वाज ऑब्वियस कि वर्ल्ड वॉर 2 होनी है, क्योंकि जो सलूक और जो मार्जिनलाइजेशन, जो ट्रीटमेंट किया गया, उसमें फिर फाशिज्म और नासिज्म ने अपनी स्पेस बनाई और हिटलर जैसे लोग प्रोड्यूस हुए, तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 को लेकर चले गए। बियॉन्ड दीज
इसमें एक मेजर काज यही थी कि इसमें री आर्मामेंट जो हुई है जर्मनी की, कि एक बड़ा फैक्टर था वर्ल्ड वॉर टू के अंदर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जिसके अंडर लीग ऑफ नेशन आती थी, उसके अकॉर्डिंग जो नेवल और एयर फोर्स है वो तो खत्म कर दी थी, और जो मिलिट्री फोर्स है, लैंड फोर्स है, उसकी भी एक खास तादाद लिमिटेड थी, जो कि एक जर्मनी के अंदर बस उसी को थोड़ा बहुत डिपेंड कर सके, ताकि फ्यूचर के अंदर इस तरह का जर्मनी दोबारा ना पैदा हो जो वर्ल्ड वॉर वन के अंदर था। ये इस वजह से थी। लेकिन जब रीआर्मामेंट स्टार्ट हुई जर्मनी की, और इसके अंदर मेजर रोल जो है वो ब्रिटानिया का है, ब्रिटिश की एक सिंपैथेटिक व्यू था टूवर्ड्स जर्मनी और उसके रीआर्मामेंट की, हमने उसको बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज कर दिया, बहुत ज्यादा पुश कर दिया है, इसकी नेवल फोर्सेस खत्म कर दी हैं, इसकी हमने एयरफोर्स खत्म कर दी है, तो ये बहुत ज्यादा जो है ना डिस्क्रिमिनेशन है। तो इस बात पे फिर वो एग्रीमेंट भी हुए, एंग्लो जर्मन नेवल ट्रीटी 1935 के अंदर, जिसके अंदर जर्मनी को इजाजत दी गई कि 35% जो है ना वो ब्रिटिश आर्मी के 35% के साइज पर आप जो है ना अपनी नेवल फोर्स को बना सकते हैं। इसी तरह जो है ना फिर उन्होंने अपनी एयरफोर्स को भी उस एयरफोर्स का जो नाम था वो था लुफ्टवाफे, इसी तरह का ही उनका एयरफोर्स का, और बड़ी जो है ना कमाल की और उसकी बेस्ट पर्सियन जो थी उस टाइम पर। ये एक बहुत बड़ी कॉज हमें देखने को मिलती है, और इस री आर्मामेंट के अंदर हजूर जो रोल हमें देखने को मिलता है आपकी कह लें कि इस सिस्टम के अंदर आफ्टर द लीग ऑफ नेशन द राइज ऑफ हिटलर, उसकी बुक और उसका चांसलर बनना 1933 के अंदर, ये बेसिकली जब उसने रीआर्मामेंट स्टार्ट की कि व्हाई वी आर फेसिंग इश्यूज, हर कंट्री जो है ना सबने जंग लड़ी थी, फ्रांस ने भी सारों की आर्मी को खत्म किया जाए, सबने जंग लड़ी थी, ताकि फ्यूचर में इस तरह को क्यों सिर्फ जर्मनी की के ऊपर कंपल्शन रखी गई। तो ऑल दीज जो हमने फाशिज्म के टॉपिक के अंदर पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, वहां पर वही रीजंस हिटलर ने प्रोड्यूस की जर्मनी के अंदर फॉर द रीआर्मामेंट ऑफ द जर्मनी। और उसके अंदर आप जानते हैं कि इसके अंदर फिर जो सुपरमेसी ऑफ मिलिट्री, उसमें तो मेन रोल है, अगर आपके पास इक्विपमेंट ही नहीं होंगे और आप आर्मामेंट ही नहीं होंगे आपके पास, तो फिर कैसे जो है ना आप इसकी सुपरमेसी ऑफ मिलिट्री को मेंटेन कर सकेंगे। जो फाशिज्म की आइडियोलॉजी का जो पॉइंट है वो बेसिकली इसी उससे निकल रहा है, रीआर्मामेंट ऑफ जर्मनी। सो दैट वाज वन ऑफ द फंडामेंटल रीजंस जो कि वर्ल्ड वॉर टू की तरफ लेके जाती है। और द सेकंड रीजन दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि जो राइनलैंड है इसको अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स डीमिलिटराइज कर दिया गया था। ये लैंड अगर हम मैप पे देखें तो ये जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर को मिलती है, ठीक है। और इस एरिया को, क्योंकि यहाँ से इन्वेजन होती थी, जर्मनी की इन्वेजन होती थी फ्रांस के अंदर, तो फ्रांस ने इस चीज को रखा कि इसको डीमिलिटराइज कर दिया कि यहाँ पर फोर्सेस नहीं आएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1936 के अंदर जब हिटलर ने वहां पर अपने काफी जो है ना वो ट्रूप्स को वहां पर मूवमेंट कराई, मास मूवमेंट करवाई, तो इसके ऊपर ब्रिटिश फ्रांस ने रिएक्ट किया और उसने भी अपनी फोर्सेस मूव करवाई। लेकिन वो जानता था कि जब तक ब्रिटिश का अगर मेरे साथ साथ नहीं है तो यहाँ पर मैं इसके साथ, जर्मनी के साथ नहीं लड़ सकता अकेला। तो उसने फ्रांस ने जर्मनी को भी, उसको भी कहा ब्रिटिश को, लेकिन ब्रिटिश ने कहा कि इट्स नथिंग, जर्मनी इज जस्ट मार्चिंग इनटू हर ऑन बैकयार्ड। ये जो रीमिलिटराइजेशन ऑफ दैट लैंड हुई है ये बड़ी डिसिसिव है वर्ल्ड वॉर टू के अंदर, बिकॉज इस लैंड के थ्रू ही फिर इन्वेजन और वो तमाम वर्क होगा जो कि जिससे फ्रांस जो है ना वो फेयरफुल था, सस्पिशियस था कि यार ये काम अगर हुआ तो काम खराब हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी रीजन है। इसके अलावा अनदर मेजर रीजन जो हमें देखने को मिलती है, दैट इज द जर्मन इटालियन अलायंस नैक्सिस, दैट इज कॉल्ड रोम बर्लिन एक्सिस, दोनों कैपिटल है तो इसलिए रोम बर्लिन एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर अर्ली टाइम पर मोसोलिनी जो है ना वो बहुत ज्यादा इंस्पायर नहीं था हिटलर से, लेकिन लेटर ऑन जब दोनों के एम्स, उन्होंने बैठे हैं, दोनों ने अपने एम्स को डिस्कस किया और उन्होंने अपने आइडियाज को देखा और एक जैसा ही एजेंडा था, तो उन्होंने फिर एग्रीमेंट किया टू हेल्प ईच अदर इन केस ऑफ वॉर।
और इसी तरह फिर बाद में फिर जापान के साथ भी उन्होंने कमिटमेंट किया। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ ये समझ लें कि ये जो पैक्ट्स हो रहे हैं ये बेसिकली उसी तरह की नेक्सिस और उसी तरह के अलायंसेस बन रहे हैं जो हमें वर्ल्ड वॉर वन में नजर आए थे, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटॉन्टे के फॉर्म में। सो दैट इज अनदर रीजन जो हमें नजर आती है वर्ल्ड वॉर टू की। अच्छा, इसमें जरा और आगे बढ़ते हैं, जो कि हमें नजर आती है कॉसेज में, वो ये थी कि एक तो इसके अलावा एक तो जो जर्मनी था उसकी इकोनॉमी ड्यू टू द वॉर इटसेल्फ काफी ज्यादा कोलैप्स कर गई थी, और फिर डिफीट हुई वो और कोलैप्स कर गई, और फिर डिफीट के बाद जो वॉर इंडेमनिटी रखी थी वो और कोलैप्स कर गई। और फिर मजे की बात बताऊं कि अमेरिका ने दो प्लान्स भी दिए जर्मन इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए। एक डेविस प्लान था, एक यंग प्लान था, उसकी वजह से वो दोनों फेल हो गए, वो मजीद खराब हो गई। फिर ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 के अंदर अमेरिका में, जिसके रिपल्स इफेक्ट जो है हमें यूरोपियन सॉइल पर और खास तौर पर ऑलरेडी टेटर्ड इकोनॉमी ऑफ जर्मनी उसके अंदर नजर आते हैं, वो और इफेक्ट हुई। सो लुक एट दीज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ जर्मन, एंड व्हेन द फाशिस्ट एंड द पॉपुलिस्ट पीपल कोई आएगा तो वो पिछलों को भी ब्लेम करेगा और अपने अपने पॉलिटिकल मूवमेंट के थ्रू एक नए सोल्यूशन का भी आइडिया देगा कि मैं आऊंगा तो इकोनॉमी को इस तरह ठीक करूंगा। दिस इज हाउ द राइज ऑफ द fascism and the पॉपुलिज्म एंड द राइज ऑफ नासिज्म जो हमें यूरोपियन सॉइल के अंदर नजर आता है कि जब आपकी इकोनॉमी टैटर्ड होती है और इन मतलब इन ड्विंडलिंग कंडीशन होती है, सो दैट इज द पॉइंट द टाइम जहां पर एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उस वक्त पीपल डेस्परेट होते हैं फॉर द सोल्यूशन, एंड पॉपुलिस्ट जो लीडर्स होते हैं दे केम अप विद और रेडीमेड सॉल्यूशंस के हम 90 दिन के अंदर जैसे करप्शन खत्म कर देंगे, इसी तरह के सॉल्यूशंस हिटलर भी दिया करता था। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स जो फिर लोगों को फैसिनेट करती है वो ऑलरेडी डेस्परेट होते हैं, तो ये एक बेस बनती है राइज ऑफ। अच्छा, इसके अलावा मजे की एक और चीज हुई वो ये थी कि तीन पॉलिसीज हमें नजर आती हैं हिटलर की जहां से वॉर फिर फाइनली स्टार्ट होती है। Number one is annexation of Austria. Number two is annexation of Czech Republic, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया, सॉरी, चेकोस्लोवाकिया, और उसके बाद वो डिवाइड होकर चेक रिपब्लिक है, चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, एंड नंबर थ्री जो लास्ट है वो पोलैंड के ऊपर फिर उसने फाइनली अटैक कर दिया था और वहां से फिर वॉर स्टार्ट हो गई थी। डिस्कस फर्स्ट, ठीक है, जिसमें एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया जो हमें देखने को मिलती है 1938 के अंदर। ये अपीसमेंट वाली पॉलिसी हम इसको बाद में देखते हैं, पहले जो एनेक्सेशन हुई है ऑस्ट्रिया की वो कैसे हुई। हुजूर, जो कांग्रेस ऑफ वियना ने किया 1815 के अंदर, जिसको हम उर्दू में कहते हैं बंदरबांट, ठीक है जी, इस तरह से डिवाइड किया और इस तरह से रीमैपिंग की, री टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट्स की, जिससे किसी नेशन के कौन से इलाके किधर चले गए कोई पता नहीं है। उसमें फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी हुआ तो कुछ रीसेटिंग हुई, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के बाद अगेन लीग ऑफ नेशन के अंडर, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंडर और डिफरेंट ट्रीटीज जो मैंने बताई थी, नेवलेन और जर्मेन, इस तरह की डिफरेंट ट्रीटीज हुई। उन ट्रीटीज के तहत जो है बहुत सारे इलाके जर्मन स्पीकिंग पीपल जो है ना वो डिफरेंट कंट्रीज को दे दिए गए टू मेक जर्मन वीक, ठीक है, ताकि फ्यूचर में वॉर ना लड़ सके। सो दैट वाज अनदर रीजन जो कि इस टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट की वजह से, तो जब हिटलर इन पावर आता है तो सबसे पहले वो ये रिक्लेम करता है वो लैंड जो अकॉर्डिंग टू द लीग ऑफ नेशन हमें नजर आती हैं दूसरे कंट्रीज के पास चली गई थी। उसके अंदर ऑस्ट्रिया जो है उसकी काफी एरिया था जो कि हिटलर के मुताबिक उसमें जर्मन स्पीकिंग पीपल हैं वो जर्मनी के पास होना चाहिए। उसके अंदर जो हिटलर ने काम किया वो पहले तो कोशिश करता रहा काफी ज्यादा म्यूटनी क्रिएट की जाए किसी तरह और किसी तरह प्लेबिसाइड करवा कर और ये सारे काम करवाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह का काम
हुआ नहीं, और थोड़ी सी बट रिवोल्ट्स हुए और ये सारी चीजें हुई। लेकिन फाइनली उसने एक दफा चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया को जर्मनी बुलाया फॉर द टॉक्स, और उसको वहां पर काइंड ऑफ हॉस्टेज रखा और उससे साइन करवाए कि ये वाले एरियाज के अंदर प्लेबिसाइड करवा के जैसा भी प्लेबिसाइड हो ये एरियाज हमें दे दो। तो इस तरह से हमें नजर आता है कि ऑस्ट्रिया की बहुत सारी जो लैंड जर्मन स्पीकिंग पीपल थे इसने अनेक्स्ट किए। यहाँ पर भी लीग ऑफ नेशन ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई फ्रांस और ब्रिटेन का कोई खास रिस्पॉन्ड हमें नजर नहीं आता। इसके बाद ये तो चलो हो गया और वो सारा काम हो गया, और फिर जब उसको हिटलर को बुला लिया गया, हिटलर जो है ना वो चांसलर बन गया ऑस्ट्रिया के, ऑल दिस नॉनसेंस, और वो फिर अनेक्सेशन हो गई ऑस्ट्रिया की, कोई आवाज नहीं उठी, किसी ने कुछ नहीं कहा। मगर जब हिटलर ने देखा यार ये तो कमाल हो रहा है, उसने नेक्स्ट टारगेट किया चेकोस्लोवाकिया को। चेकोस्लोवाकिया जो है वो वहां पर हमें ये अपीसमेंट की पॉलिसी नजर आती है। तो सेकंड टारगेट वॉज चेकोस्लोवाकिया, और उसके अंदर एक लैंड थी, उस लैंड का नाम था स्यूडेनटेन लैंड, ठीक है। उस लैंड के अंदर जो वो जर्मन स्पीकिंग पीपल अकॉर्डिंग टू द हिटलर जो है ना वो थे, और हिटलर ने अगेन प्लेबिसाइड की डिमांड की और कहा कि ये एरिया जो है ना वो जर्मन स्पीकिंग है और ये मेरे अंडर कर दिया जाए। लेकिन इसके अंदर जो ब्रिटानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं चैम्बरलैन, उन्होंने आकर हिटलर के साथ एग्रीमेंट किया, और उस म्यूनिच एग्रीमेंट के अंडर जिसको हम ये कहते हैं पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चैम्बरलैन, उसके अंदर हमें नजर आता है कि उन्होंने हिटलर को वो लैंड दे दी और उससे ये वादा लिया कि आप फ्यूचर में कोई भी लैंड इस तरह की एनेक्सेशन की बात नहीं करेंगे। बट दैट वाज जिसको हम कहते हैं कि फेलियर। चैम्बरलैन जब वापसी गया तो बड़ा खुश था जी, वाह वाह क्या बात है जी, मैंने जो है ना वो वॉर को अवॉइड कर दिया है, वॉर होनी थी, ये होना था, वो होना था। सो इस तरह का कोई काम नहीं हुआ उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ओनली द विंस्टन चर्चिल जो है वो इस बात पे जरा सस्पिशियस था कि आप हिटलर को बेसिकली अपीज करके आ रहे हो, एंड ही विल डिमांड मोर इन फ्यूचर। और हार्डली मेरे ख्याल से फ्यू डेज लेटर ही अटैक पोलैंड, एंड उसने वहां भी इस तरह की डिमांड स्टार्ट की जो चेकोस्लोवाकिया के अंदर की, वो जगह ले ली कि पोलैंड पे अटैक किया। नाउ दैट वाज द वॉर, जब फिर जर्मनी के ऊपर ब्रिटानिया ने और फ्रांस ने वॉर डिक्लेयर कर दी। तो हमें ये इमीडिएट कॉजेज जो है ना उसमें नजर आती हैं, ये वही चीजें जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, हिटलर गेन द स्विट्जरलैंड और ये सारी वही बातें जो मैं अभी आपको बताई। ठीक है, फॉल ऑफ चेकोस्लोवाकिया हुआ। अच्छा, इसके अंदर ना मजे की आपको बात बताऊं, वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जब ये पोलैंड पे इसे जो जहां से वॉर स्टार्ट होती है, जैसे कि स्पार्किंग पॉइंट था वहां पर किलिंग ऑफ एम्परर ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर इन वर्ल्ड वॉर वन, यहाँ पर स्पार्किंग पॉइंट था पोलैंड के ऊपर अटैक। जब पोलैंड के ऊपर अटैक करने का प्लान बनाया गया, उससे पहले जर्मनी ने सोवियत यूनियन के साथ, रशिया जिसको आज हम देखते हैं, सोवियत यूनियन के साथ पैक्ट कर लिया इन केस ऑफ कि पोलैंड पे जब अटैक हो तो वहां से हमें अटैक का सामना ना करना पड़े। डाउन दैट्स गुड। लेकिन आप चेक करें जो एक बहुत मेजर रीजन बनती है जर्मन की डाउनफॉल की या हिटलर के डाउनफॉल की इन वर्ल्ड वॉर टू, कि उसने बावजूद पैक्ट के सोवियत यूनियन के आप हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, ना हम आपके ऊपर अटैक करेंगे, बावजूद इस पैक्ट के उसने सोवियत यूनियन को डबल क्रॉस करके उसको अटैक किया। दैट वाज कहते हैं कि मेजर रीजन, जो नेपोलियन ने गलती की थी वही गलती यहाँ पर हमें हिटलर करता हुआ नजर आ रहा था, जिसने रशिया को डबल क्रॉस करके उसको अटैक किया एंड went deep into the Moscow but failed to get surrender letter from the USSR जो स्टालिन था वहां से। सो दैट इज अनदर फैक्टर जो कि वर्ल्ड वॉर टू के अंदर हमें नजर आता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट। ठीक है, और ये फाइनली 1 सितंबर 1939 के अंदर जो है ना इमीडिएट कार्ड हमें नजर आती है कि इसने अटैक स्टार्ट कर दिया और बराबर किया। अच्छा, इसके ऊपर आपने जो है ना कुछ लिंक्स मैं वैसे मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ और डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा जो है ना मैं जो बुक है वो तो चल ही रही है,
इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स के ऊपर वर्ल्ड वॉर टू की, वो डॉक्यूमेंट्रीज भी आपने देखनी है, वर्ल्ड वॉर टू के ही नाम से है, और वो कलरफुल है डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। पहले कलरफुल नहीं थे, अब कलरफुल डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आपने वो लास्ट में देखनी है ताकि आप इसको थोड़ा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें। हिटलर के एम्स जो थे वो जर्मन एम्पायर बनाना था, इसी तरह जो मोसोलिनी था इटालियन, उसका भी यही एम था कि किसी तरह जो है ना वो इटालियन एम्पायर जो है वो नॉर्थ अफ्रीका के अंदर और इथियोपिया और इन सारे इलाकों के अंदर बनाया जाए, नॉर्थ अफ्रीका को अपने अंडर किया जाए। और ये जो आपका हिटलर है वो चाहता था कि ये जितना भी जर्मन स्पीकिंग लैंड है ओवर द वर्ल्ड वो सारे अंदर जर्मनी आए। अच्छा, इसके अंदर यूएस की जो एंट्री होती है वो आप जानते हैं कि 1941 के अंदर जब जापान जो है ना वो एक आइलैंड जो कि पर्ल हार्बर के नाम से मशहूर था, उस आइलैंड के ऊपर अमेरिकन फोर्सेस थी, तो उनके ऊपर अटैक किया जाता है फ्रॉम द जर्मन जापानीज फोर्सेस, और जापानीज फोर्सेस के उस अटैक की बुनियाद बनाकर फिर यूएस से फाइनली एंटर होता है वर्ल्ड वॉर टू के अंदर। और इन यूएसए की जो इंक्लूजन है वर्ल्ड वॉर टू के अंदर, दैट प्रूव डिसिसिव। और उसकी वजह ये थी कि जापान को कोई रोक सकता था तो वो सिर्फ अमेरिका ही था, और अमेरिका ने फिर थ्रू एटॉमिक बॉम्ब उसको रोका जापान को। और हिटलर जो है ना वो अपनी ही गलतियों के स्कम टू फेलियर, और जो डबल क्रॉस करके यूएसएसआर के ऊपर अटैक किया, और इसी तरह काफी फेल्ड अटेम्प्ट की to cross the English Channel, to directly physically enter into the British and to attack। खैर उसने लंदन पे काफी बॉम्बिंग की, लेकिन वो फिजिकली वहां से इस तरह एंटर नहीं हो सका। सो इसके बाद फिर डी डे आता है, और जिसके अंदर फाइनली ब्लो टू द जर्मन फोर्सेस, और ये टू द डिफीट ऑफ दैट। अच्छा, ये हमें नजर आता है, ये जब डॉक्यूमेंट्री है ये आपने लाजमी देखनी है, लाजमी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखनी है, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन दीज लेक्चर्स, ठीक है। तो उसको जरा आपने समझना है, और बड़ी इंजॉयमेंट भी हो जाएगी, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगी, ठीक है। तो दीज आर द मेजर जो हमें नजर आती हैं कॉजेज, और इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है सारा सिस्टम, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखनी है। अच्छा, इस पे एक और बड़ी मेजर जो हमें नजर आती है वो ये है कि डेमोक्रेटिक जो पावर्स थी वो हमें यहाँ पर पैसिव पे नजर आती हैं, और इट्स अ लीग ऑफ नेशन की जो फेलियर है वो भी नजर आती है। यूएसए था नहीं, उसके अंदर लेट एंटर हुआ है वर्ल्ड वॉर टू के अंदर, और उससे पहले तो यूरोपियन पॉलिटिक्स के अंदर हेनरी किसिंजर के मुताबिक ना तो होना चाहिए था और ना था वो, ठीक है। तो इसलिए यूएसए जो है ना वो बाहर था। फ्रांस की इंक्लूजन हमें जो है ना वो फ्रांस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, और उसका एक फेयर था कि विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रिटिश एंड द अमेरिका वी कैन नॉट डिफीट जर्मन अलोन, ठीक है। इसी तरह ब्रिटेन की जो पॉलिसी चल रही थी 1934 से 1937 ऑनवर्ड, अपीसमेंट की जो पॉलिसीज थी, जिसके अंदर उन्होंने मार्शलाइज्ड जर्मनी को री इंटीग्रेट करने की कोशिश की यूरोपियन पॉलिटिक्स में। नाउ बट अनफॉर्चुनेटली दे couldn't understand the aims of Hitler and the Mussolini, ठीक है। सो ये एक तो बड़ी रीजंस हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और फिर जाहिर एक्टिविटी का जो हार्शनेस थी वर्सेस, ये भी एक बहुत बड़ी रीजंस हमें देखने को मिल रही है। तो दीज आर द बेसिक कॉजेज जो हमें वर्ल्ड वॉर टू की देखने को मिलती है। आई होप कि आपको इस चीज की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।